Hey guys, welcome back on the lecture series of microeconomics. We were discussing unit 6, which is the forms of market and price determination. Okay, so in this slide we will discuss these four topics, which are the first, the price determination and market equilibrium. Okay, इसका मतलब ये है कि हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है सारी कवर कर ली हैं. अब हम प्राइस डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन एंड मार्केट इक्विलिब्रियम. ओके, जिसमें हमें पढ़ेंगे कि प्राइस कैसे डिटरमिन होता है. ओके, कौन कौन से मार्केट फोर्सेस होते हैं. सेकंड, द फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट. अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को इम्पैक्ट करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम को. थर्ड इज द साइमल्टेनियस चेंज डिमांड एंड सप्लाई. अगर डिमांड एंड सप्लाई एक साथ चेंज हो रहे हैं तो उससे उससे इक्विलिब्रियम कैसे पता चलता है. ओके, एंड फोर्थ इज द स्पेशल केस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, विच इज द प्राइस डिटर्मिनेशन. ओके, सो द प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्राइस इज डिटरमाइन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, तो प्राइस कहाँ डिटरमिन होती है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होती है. अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल. ओके, इट इज जनरली डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर देर इज नो चेंज. तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम डिमांड की बात कर रहे हैं एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं. अब ये जो डिमांड एंड सप्लाई होती हैं ये मार्केट फोर्सेस होती हैं. मार्केट फोर्सेस होती हैं जो गवर्न करती हैं प्राइस को, यानी कि ये प्राइस को डिटरमिन करती हैं. अब डिमांड किसकी वजह से होता है? बायर्स की वजह से होता है. सप्लाई किसकी वजह से होती है? सेलर्स की वजह से होती है. ओके, तो जब मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बार्गेनिंग होती है, ये ऑफ़र देता है, फिर ये री काउंटर ऑफ़र करता है. ओके, फिर एक प्राइस पर डील हो जाती है कि हाँ इतने में प्राइस दे दो. तो ये जिस प्राइस पर डील हुई है ना, उसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर बायर और सेलर जो है वो मान जाते हैं उस प्राइस पर चीज़ को ख़रीदने और बेचने के लिए. ओके, सो जिस प्राइस पर वो ख़रीदने के लिए मान जाते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं. ओके, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही ये प्राइस निकला है. तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर डिमांड जो है और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं. ओके, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो है आपस में क्या होगा? बराबर होगा. तो डिमांड और सप्लाई जब बराबर होंगे तो जिस पॉइंट पर बराबर होंगे उस पॉइंट को देखो, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है. ओके, और डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. यहाँ हम क्वांटिटी लेते हैं अगर आपको याद हो, और यहाँ क्या लेते हैं? प्राइस. अब डिमांड एंड सप्लाई कहाँ आपस में बराबर है? इस पॉइंट पर बराबर है ना, इसको ई नाम दे देते हैं. तो ई जो है क्या शो कर रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर रहा है. अब हम प्राइस वाले लाइन पे जाते हैं और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन अगर खींचेंगे तो यहाँ पर आके प्राइस पे टच हो रहा है, इसका मतलब. और क्वांटिटी वाले पे करेंगे तो यहाँ आके, तो ये जो क्वांटिटी है और ये प्राइस है, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्राइस पर, ये जो पी स्टार है, इस प्राइस पर बायर्स भी इतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है और सेलर्स भी इतनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है. ओके, ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर ना तो बायर इस सिचुएशन को चेंज करना चाहता है, ना ही सेलर इस सिचुएशन को चेंज करना चाहता है. ओके, यानी कि दोनों बायर्स और सेलर्स जो हैं सेटिस्फाइड होते हैं इस पॉइंट पर आकर, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई आपस में बराबर होते हैं. ओके, तो इसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. और मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट से इस ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें पहले पता चला, फिर बाद में हमने प्राइस को देखा कि प्राइस क्या है, प्राइस डिटरमिन किया. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. तो डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या हुआ? कि जहाँ डिमांड और सप्लाई जो है आपस में बराबर नहीं होंगे. ओके, सो द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो एक रेयर की सिचुएशन होती है. ओके, ये सिर्फ हम बुक्स में पढ़ते हैं, पर एक्चुअल अगर मार्केट में देखा जाए तो इकोनॉमी ज़्यादातर जो है या मार्केट ज़्यादातर जो है वो डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन या फेज़ में ही रहती है, जहाँ पर बायर एंड सेलर्स के बीच में प्राइसेस हमेशा अप डाउन होते रहते हैं, कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता है. ओके, so there are always dynamic forces that do not allow an economy to reach and sustain this balanced position. Okay, so when the economy is not in a state of equilibrium, it is known as the disequilibrium. Realistically, we are always in a state of disequilibrium that is trending towards the theoretical equilibrium. ओके, सो हम हमेशा जो है या तो हमेशा ये रेयर सिचुएशन होती है कि हम इस पॉइंट पर आके पहुँचें.
हो सकता है इकॉनमी जो है वो इस यहाँ कहीं लाई कर रही है, यानी कि इसके ऊपर कहीं लाई कर रही है, इसके ऊपर कहीं लाई कर रही है, या इसके नीचे कहीं लाई कर रही है। ओके, तो पर हम क्या करते हैं, हम अपनी पॉलिसीज़ मतलब एक तरीके से पर ये माना जाता है कि अगर बायर्स एंड सेलर्स आपस में रैशनली बिहेव करेंगे तो वो इसी पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर है तो ये यहाँ आएंगे, यहाँ पर है तो यहाँ आएंगे, यहाँ है तो यहाँ जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट की तरफ ही टुवर्ड्स मूव करेंगे। ओके, सो डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट को छोड़कर जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइक्विलिब्रियम। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं है तब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कैसे आती है। ओके, यानी कि हाउ इकोनॉमी अचीव्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट थ्रू मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म। अब अगर हम ये दो टर्म्स की बात करें, मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म, तो इसमें क्या होता है कि जब प्राइसेस मतलब कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आती हैं, तो ये बायर्स और सेलर्स के बीच में जब इंटरेक्शंस होता है, बायर्स और सेलर्स के बीच में, तब जो है प्रेशर पड़ता है, बायर्स और सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है, बार्गेनिंग टेक प्लेस करती है। ओके, और फिर प्राइसेस जो हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं बायर की बात करूं तो हमें पता है कि अगर बायर्स ज़्यादा नंबर्स में होंगे एज़ कम्पेयर टू सेलर्स, तो कंपटीशन जो है वो बायर्स के बीच में होगा। ओके, कि लेट सपोज करते हैं दो एप्पल अवेलेबल हैं, ठीक है, और यहाँ 5 पीपल हैं एक एक एप्पल को ख़रीदने के लिए, तो इसका मतलब 2 पीपल को ही मिलेगा 2 एप्पल। ओके, तो जो 3 पीपल हैं, एक्स्ट्रा पीपल जो बचे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए है ही नहीं गुड्स कोई। ओके, पर लेट सपोज करते हैं इनके पास ज़्यादा पैसा है, तो ये क्या करेंगे, ये ज़्यादा प्राइस ऑफर करेंगे सेलर को। तो अगर $10 चल रहा है एक एप्पल का प्राइस जो है, तो ये क्या करेंगे, ये $15 बोलेंगे कि मैं $15 देने के लिए तैयार हूँ, ये एप्पल मुझे दे दीजिए। ओके, अब हो सकता है कि ये जो इन पांचों में से कोई बोले कि नहीं $16 जो है मुझे चाहिए। ओके, तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब बायर्स ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, या फिर अगर डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई का मतलब है बायर्स ज़्यादा हैं, है ना, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। तो अगर बायर्स ज़्यादा हैं मार्केट में तो कंपटीशन जो होगा वो बायर्स के बीच में होता है, और जिनके बीच में भी कंपटीशन होता है हमेशा याद रखना उनका नुकसान होता है। तो अगर बायर्स के बीच में कंपटीशन होगा तो बायर का लॉस होगा इसमें। अब बायर्स का लॉस जो होगा वो कैसे होगा, बायर क्या चाहता है कि प्राइसेस जो हैं वो सस्ते में मिल जाएं कोई सामान, तो इनका लॉस कब होगा, जब सामान महंगे में मिलेगा, तो प्राइसेस क्या होते हैं इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे आपने देखा कि $10 था, पर इन 3 लोगों को नहीं मिला था एप्पल, तो इन्होंने क्या किया, प्राइस और ज़्यादा ऑफर करना स्टार्ट कर दिया एप्पल के लिए। ओके, तो प्राइसेस क्या होते हैं, जब बायर्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब इसी का अगर मैं अपोजिट बोलूँ कि लेट सपोज करते हैं कि सेलर्स ज़्यादा हैं मार्केट में, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है अगर मार्केट में, तब क्या होगा, तो सप्लाई जब ज़्यादा होती है मार्केट में तब सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है। ओके, और जब सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है तो फिर से प्राइसेस जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, मार्केट पर प्रेशर पड़ता है। ओके, तो लेट सपोज करते हैं कि दो लोग हैं, यानी कि डिमांड जो है वो 2 एप्पल की है, डिमांड जो है वो 2 एप्पल की है मार्केट में, पर एक्चुअल में मार्केट में जो लोग सप्लाई कर रहे हैं वो 10 एप्पल का कर रहे हैं, यानी कि 10 एप्पल जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, पर 2 एप्पल ही बिकेगा, ये सबको पता है। ओके, क्योंकि खरीदने वाले ही 2 हैं। ओके, तो यहाँ क्या हुआ कि बायर्स जो है वो कम है और सेलर्स ज़्यादा हैं, तो जिनके, तो अब देखो कंपटीशन बायर्स के बीच में नहीं होगा क्योंकि बायर्स तो कम है, इनको तो ईजिली 10 अवेलेबल हैं, 2 चाहिए तो 2 तो ईजिली मिल जाएगा, तो कंपटीशन कहाँ हुआ यहाँ पर सेलर्स के बीच में है, क्योंकि सेलर्स चाहेंगे कि ये 2 एप्पल जो है वो उनकी दुकान से ख़रीदा जाए, तो हर एक सेलर जो है वो चाहेगा कि उनकी दुकान से ख़रीदा जाए, तो सेलर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो सेलर्स का फ़ायदा कब होगा, जब प्राइसेस ज़्यादा होंगे, और कंपटीशन हो रहा है तो इसका मतलब इनका लॉस होगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं कैसे, तो लेट सपोज करते हैं अगर एक एप्पल का प्राइस जो है वो $10 है और 2 एप्पल जो है, तो बायर्स जो है वो $10 देकर 2 एप्पल खरीदेंगे। ओके, पर लेट सपोज करते हैं 8 सेलर जो हैं उनका सामान तो बिना बिके रह जाएगा, है ना, अगर एक सेलर एक एप्पल बेच रहा है तो 8 सेलर होंगे जो जिनका एप्पल नहीं बिकेगा, तो 8 सेलर के बीच में फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो क्या करेंगे,
यानी कि इन 10 सेलर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या करेंगे, वो कम प्राइस देने के लिए ऑफर करेंगे कि उनका सामान बिक जाए। ओके, तो ये प्राइस क्या करेंगे, ये 9.5 एप्पल का प्राइस रख देंगे कि 9.5 का मैं दे रहा हूँ, मेरे से ले लीजिए। या फिर ये $9 कर देगा, कोई और सेलर जो है $9 कर देगा, हो सकता है कोई और जो है वो $8 कर दे। ओके, सो जब सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है, जब सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से, तब प्राइसेस क्या होते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये देखो, ये जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं ये किन की वजह से हो रहे हैं, ये बायर्स और सेलर्स के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है ना, प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। मार्केट फोर्सेस जो है वो काम कर रही है। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, सो मार्केट फोर्सेस के चेंज होने पर या उनके बिहेवियर से प्राइस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, उस प्रोसेस को हम प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। ओके, सो प्राइसेस ज़्यादा या कम जो है वो प्राइस मैकेनिज्म की वजह से होता है। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम, देखो 3 कंडीशंस होती हैं, या तो इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगी जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे एट पी प्राइस। ओके, और दूसरा है डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं है, जहाँ डिमांड और सप्लाई जो है वो आपस में बराबर नहीं है। अब अगर प्राइसेस जो है, देखो इस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई बराबर है, पर लेट सपोज करते हैं अगर प्राइसेस जो है वो कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर अगर कोई प्राइसेस है मार्केट में, तब क्या होगा। तो देखो इस प्राइस पर डिमांड कर पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर, ये क्यू हो गया। ओके, और सप्लाई कर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये Q1 है और ये कितना है, Q2 है। ओके, सो देखो 8, इसको नाम देते हैं P1। सो एट P1 डिमांड जो की जा रही है, ओके, डिमांड जो की जा रही है OQ1 क्वांटिटी की जा रही है, इतनी क्वांटिटी की जा रही है जो डिमांड की जा रही है, और सप्लाई कितनी की जा रही है, इतनी क्वांटिटी की जा रही है। सप्लाई जो है वो OQ2 हो रहा है। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि सप्लाई जो है मार्केट में ज़्यादा है डिमांड के कंपैरिजन में। अब देखो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड के कंपैरिजन में और प्राइसेस P1 है, तो इस प्राइस पर क्या होगा, मार्केट पर फोर्सेस पर है ना, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर किस बात का पड़ेगा, अब यहाँ देखो डिमांड जो है कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इसका मतलब सेलर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब सेलर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट होता है तो सेलर का नुकसान होगा। तो सेलर का नुकसान तब होगा जब प्राइसेस कम होंगे। ओके, तो यहाँ क्या होगा कि सप्लाई को कम करने के लिए, यानी कि सप्लाई जितनी भी है उनको बेचने के लिए, ताकि उनका सामान बिक जाए, सेलर्स क्या करते हैं, उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, प्राइस कम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनका सामान बिक जाए। तो सप्लायर जो क्या करेंगे, वो अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, और तब तक रिड्यूस करते रहेंगे जब तक जो है वो दोबारा पी पॉइंट पर ना आ जाए। यानी कि अब देखो अगर वो इतने यहाँ पर प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, तो देखो अब डिमांड जो है वो थोड़ी सी बढ़ी और सप्लाई कम हो गई। अब देखो सप्लाई कम क्यों हुई, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर प्राइसेस कम होते हैं तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो कई सेलर्स होंगे जो इस प्राइस पर बेचना नहीं चाहेंगे, तो वो मार्केट से हट जाएंगे। ओके, सो ऐसे में क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइसेस कम होता रहेगा, ये क्या कर रहा है, ये ई की तरफ देखो मूव कर रहा है ना, ई की तरफ मूव कर रहा है, और फिर से प्राइसेस तब तक कम होता रहेगा जब तक वो डिमांड और सप्लाई आपस में दोबारा बराबर ना हो जाए। ओके, और प्राइस पी ना आ जाए। तो अगर प्राइसेस P1 है तो ठीक है, जब प्राइसेस P1 होता है तो यहाँ इस सिचुएशन में प्राइसेस जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट, प्राइसेस जब नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगी तब सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, और डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर प्राइसेस जो है वो यहाँ पर है, अगर सब प्राइसेस ये यहाँ पर होते हैं मार्केट में, ठीक है, तब देखो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो ये जो एक्सिस सप्लाई की जा रही है, इतना पार्ट जो है इसको हम एक्सिस सप्लाई बोलते हैं। ओके, एक्सिस सप्लाई बोल दो या हम इसे सरप्लस बोलते हैं। तो इस सरप्लस होने की वजह से प्राइसेस डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। अब अगर प्राइसेस जो हैं वो कहीं नीचे हैं तो क्या होगा, तो इस केस को भी देख लेते हैं। तो जो अभी हमने पढ़ा उसको एक बार नोट कर लेते हैं कि इफ प्राइस इज
above equilibrium price, if market price is above equilibrium price, then the quantity demanded is less than the quantity supplied. ठीक है, जो क्रिएट करता है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन को, एक्सेस सप्लाई या फिर सरप्लस, ओके, जहाँ प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ कि अगर लेट सपोज करते हैं प्राइसेस इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे है, तब देखो ये P2 है। ओके, तो ये देखो सप्लाई कर्व पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है, तो ये QS है, सप्लाई है, और ये क्या है, डिमांड है। तो अब देखो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है ना, ये इतना पार्ट जो है वो सप्लाई है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या है, डिमांड है। तो इस वाली सिचुएशन में जो इतना एक्स्ट्रा डिमांड किया जा रहा है, इसको हम एक्सेस सप्लाई बोलते हैं, ओ एक्सेस डिमांड। ओके, एक्सेस डिमांड बोल दो या शॉर्टेज बोल दो, है ना, क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है। तो ये जो सरप्लस और शॉर्टेज है सप्लाई से रिलेट करता है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जब डिमांड जो है वो ग्रेटर देन होती है सप्लाई से, तब बायर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और बायर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट होगा तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, क्योंकि बायर्स ज़्यादा अमाउंट ऑफर करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वस्तु खरीदनी है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इफ़ market price is below the equilibrium price, then it creates the quantity supplied is less than the quantity demanded, which is the shortage। शॉर्टेज का मतलब है सप्लाई की शॉर्टेज हो गई, या आप बोल सकते हो एक्सेस डिमांड, है ना, डिमांड ज़्यादा हो गई। तो एक ही बात है, जहाँ पर ये क्या होता है, प्राइसेस जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो प्राइस तब तक बढ़ता रहेगा जब तक दोबारा पी पॉइंट पर ना आ जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ना अचीव कर ले। तो अगर मार्केट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम पर है, तो ये माना जाता है थियोरेटिकली कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, क्योंकि बायर जो हैं और सेलर जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, कंपटीशन हो जाता है उनके बीच में, मार्केट चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और प्राइसेस दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अटेंड कर लेते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेट्स सपोज करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता है, जहां डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है। पर अगर डिमांड, यानी कि जो डिमांड और सप्लाई है, अब देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट कब चेंज होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अभी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज ये कैसे होगा, जब ये डिमांड और सप्लाई चेंज होंगे। ओके, जब डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट होंगे तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज होगा। ओके, सो लेट्स सपोज करते हैं कि अगर डिमांड में चेंज होता है तो इसका प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्वांटिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इक्विलिब्रियम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। सो चेंज इन डिमांड का मतलब हुआ कि या तो डिमांड बढ़ी है या डिमांड घटी है। ओके, सो पहला हम केस लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब देखो इनिशियल, लेट सपोज करते हैं कि हमारी मार्केट जो है वो इनिशियली, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। अब देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर, और ये क्वांटिटी हो गई तो मैं इसको क्यों, और ये प्राइस हो गई पी। ओके, सो अगर डिमांड इंक्रीज होती है, अब देखो डिमांड कैसे इंक्रीज हो सकती है, ये हो सकता है अदर बहुत सारे डिटरमिनेंट्स होते हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। डिमांड बढ़ी है तो हो सकता है कि इनकम आपकी बढ़ी हो, कंज्यूमर की, हो सकता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़े हों। ओके, प्राइस ऑफ जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो बढ़े हों, हो सकता है नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स बढ़े हों, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। तो इनमें से कोई रीज़न लेट सपोज करते हैं हुआ होगा जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। अब बात ये आती है कि अगर डिमांड बढ़ती है तब इसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम पर कैसे पड़ता है, मार्केट पर कैसे पड़ता है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड बढ़ गई, और अदर फैक्टर्स के चेंज होने पर अगर डिमांड बढ़ रही है तो हमें पता है कि डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता है। ओके, सो यहाँ डिमांड बढ़ी है तो डिमांड कर्व जो होगा वो क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो डिमांड जो नया डिमांड कर्व बनेगा वो क्या होगा,
आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको हम D1 लेते हैं। अब देखो इस प्राइस पर पहले Q1 डिमांड की जाती थी और Q जो है सप्लाई की जाती थी, पर इस प्राइस पर जब डिमांड बढ़ गई है ना, देखो डिमांड बढ़ गई, तो अब कितनी डिमांड की जा रही है, अब Q1 डिमांड की जा रही है। ये याद रखना, ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे इक्विलिब्रियम होता है। तो देखो इस प्राइस पर पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था, Q पे डिमांड भी Q थी और सप्लाई भी Q थी, इक्विलिब्रियम था। पर अब जब डिमांड बढ़ गई है तो Q1 पर अब डिमांड इतनी हो गई है और सप्लाई क्या है, अभी भी Q1 है। तो अब देखो ये जो पार्ट है इतना, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, और ये जो पार्ट है अभी जो न्यू डिमांड आई है वो क्वांटिटी डिमांडेड है, न्यू वाली। ओके, सो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, और जो डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ई ए, तो जो ई ए पार्ट होगा, ई ए जो लाइन है, मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, तो जो ई ए लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सिस डिमांड बोलते हैं। और एक्सिस डिमांड बोल दो या शॉर्टेज बोल दो, ओके, क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज है, यहाँ पर गुड्स की शॉर्टेज है। तो एक्सिस डिमांड में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, जहाँ पर ये किसको लीड करता है, ये बायर्स के बीच में कंपटीशन को अराइज करता है। ओके, तो बायर्स कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बायर्स के बीच में है ना, बायर्स कंपटीशन जो है, बायर का कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और बायर का कंपटीशन जब स्टार्ट हो जाता है तो प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो प्राइसेस क्या होंगे, देखो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और तब तक प्राइसेस बढ़ते रहेंगे जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन ना कर लें। तो इक्विलिब्रियम, अब देखो कोई भी पॉइंट हो, इक्विलिब्रियम तभी होगा जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे। अब देखो अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट के ऊपर कौन सा पॉइंट है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर है, तो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये नई डिमांड कर्व D1 है और S1 है। तो जो ई डैश पॉइंट आया है, न्यू इक्विलिब्रियम आया है, वहाँ पर देखो क्वांटिटी कितनी की जा रही है, Q3, और प्राइस कितना है, P1। ओके, सो न्यू प्राइस जो है वो क्या हो गया, P1 हो गया, और न्यू क्वांटिटी जो है Q3 हो गई। ओके, सो ये इंक्रीज इन डिमांड क्या करता है, इंक्रीज इन डिमांड जो है वो प्राइसेस को बढ़ा दिया यहाँ पर, है ना, इंक्रीज इन डिमांड जो है वो प्राइसेस को इसने बढ़ा दिया, P से P1 कर दिया, और क्वांटिटी Q से Q3 हो गई। ओके, सो इंक्रीज इन डिमांड, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंक्रीज इन डिमांड अगर होती है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, E से E2 हो गया ऊपर की तरफ, है ना, राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ हो गया, प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई। ओके, अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि अगर डिमांड कम हो गई हो, डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड कई फैक्टर से हो सकता है इनकम कम हुई हो, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम हुए हों, या प्राइस ऑफ जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो बढ़े हों, या नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स कम हुआ हो, एटसेट्रा, है ना। तो ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं, उनमें से कुछ भी हुआ हो, है ना, यानी कि अदर फैक्टर के चेंज होने पर अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, कम हो रही है, तो डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है। और यहाँ शिफ्ट कैसे होगा, ये कम हुई है तो डिमांड कर्व जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डी है, तो ये नया डिमांड कर्व है, सप्लाई है। तो देखो ये पहला प्राइस है हमारा, इक्विलिब्रियम प्राइस है ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। ओके, तो ये हमारा प्राइस है P1 है, और ये Q1 है। देखो इस प्राइस पर ये देखो नया डिमांड कर्व यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला, तो देखो ये न्यू डिमांड है इतनी, और सप्लाई क्या है, इसको हम Q2 लेते हैं। ओके, तो OQ1 जो है, OQ1 जो है ये न्यू डिमांड है एट P1। ओके, और OQ2 जो है ये न्यू डिमांड है, और OQ1 जो है वो ओल्ड सप्लाई है ना, सप्लाई तो चेंज नहीं हुई, तो सप्लाई न्यू सप्लाई ओल्ड सप्लाई सेम ही रहेगी, P1 है। ओके, सो ऐसे में क्या होगा कि देखो सप्लाई ज़्यादा है, अगर मैं इसको बोल्ड करूँ तो यहाँ पर, तो इस प्राइस पर सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, यानी कि सरप्लस की सिचुएशन है, और जब हमें पता है सरप्लस की सिचुएशन होती है तो प्राइसेस क्या होते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और देखो इस पॉइंट पर आगे रुक जाएगा। ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, जहाँ पर डिमांड जो है और सप्लाई क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि नई डिमांड कर और सप्लाई कर। तो प्राइसेस क्या हुए यहाँ पर, प्राइसेस जो डिटरमिन होंगे मार्केट में वो ये होगा, P2 होगा,
और यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी, Q3 होगी। ओके, सो प्राइसेस कम हुए यहाँ पर, क्वांटिटी बढ़ गई है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि अगर डिमांड में चेंजेस आते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं अगर सप्लाई में चेंजेस आ गए, तो सप्लाई में चेंजेस भी कई फैक्टर्स की वजह से होता है। तो अगर सप्लाई में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो पहला केस देखते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई जो है वो इंक्रीज हुई है। तो सप्लाई इंक्रीज बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। हो सकता है कि जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स हैं वो डिक्रीज हुए हों, हो सकता है टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई हो सकता है टैक्स जो है वो डिक्रीज हुआ हो। ओके, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ सकती है, और ये जो है वो डायरेक्ट सप्लाई कर्व को शिफ्ट करते हैं क्योंकि ये अदर फैक्टर्स हैं। ओके, सो इक्विलिब्रियम पॉइंट लेट सपोज करते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर थे, पी यानी कि मार्केट, ई पॉइंट पर ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ओके, P1 और Q1। अब अगर सप्लाई बढ़ी है तो सप्लाई कर्व जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो नया जो सप्लाई कर्व बनेगा वो ये रहा, S1 है। अब देखो P1 प्राइस पर अब कितनी सप्लाई बढ़ गई हमारी, Q2 हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई है इसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। अब हमें पता है सरप्लस होगा तो इसका मतलब क्या है, डिमांड लेस देन है सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा है, तो सेलर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और प्राइसेस क्या होंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और प्राइसेस तब तक कम होते रहेंगे जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ना अचीव हो जाए। अब देखो दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर नई सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्वांटिटी क्या इसमें डिटरमिन होगी, Q3, और प्राइसेस क्या होगा, P2। ओके, तो सप्लाई बढ़ने पर क्या, सप्लाई बढ़ने पर देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है ना, E2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो इंक्रीज इन सप्लाई होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना। इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो क्या हुई है, वो इंक्रीज हुई है, और जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E से E2 पर आ गया, यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ओके, अब अगर हम एग्जांपल लें बी, दूसरा केस देखें, अगर हम दूसरा केस देखें कि अगर सप्लाई जो है वो कम हो रही है, तब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। ओके, तो दूसरा जो केस था वो था डिक्रीज इन सप्लाई। सो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये डिमांड, ये सप्लाई। सप्लाई डिक्रीज हुई है तो सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो इस प्राइस पर इतनी सप्लाई हो गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, सप्लाई कम हो गई। ओके, और डिमांड अभी भी उतनी की उतनी ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई जो है वो लेस देन हो गई डिमांड से, क्योंकि सप्लाई अब Q2 हो गई, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि बायर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और प्राइसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू कर देंगे। ओके, और प्राइसेस तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे। तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और इस पॉइंट पर आके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ देखो नया सप्लाई कर और डिमांड कर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाएगा, और ये नई क्वान्टिटी हो गई जिसको हम Q3 नाम देते हैं, और जो हमारा प्राइस होगा वो क्या होगा, P2 होगा। ओके, सो डिक्रीज इन सप्लाई में जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है हमारी वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है ना, E से E डैश हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि अगर साइमल्टेनियस चेंज हुआ हो डिमांड एंड सप्लाई में तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, साइमल्टेनियस चेंज का मतलब होता है कि डिमांड और सप्लाई एक साथ चेंज हो रहे हैं। ओके, सो ये तीन केसेस हैं, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तब तीन केसेस होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिमांड कर भी बढ़, यानी कि डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, और जो दोनों का जो प्रोपोर्शन है, रेशो जो है वो इंक्रीज होने का वो सेम है, तब क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो एक बार डिस्कस करते हैं।
अब ये कैसे हो सकता है? देखो डिमांड कर्व अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या रीजन हो सकता है? लेट्स सपोज करते हैं इनकम इंक्रीज हुई होगी, तब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ओके। या और सप्लाई कैसे इंक्रीज हो सकती है? लेट्स सपोज करते हैं जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स है वो डिक्रीज हुआ, तब सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो ऐसे कोई भी फैक्टर हो जिसकी वजह से डिमांड भी इंक्रीज हो रही हो और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही हो, और सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही हो, सेम परसेंटेज में इंक्रीज हो रही हो, तब इसका इम्पैक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम पर कैसे पड़ता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं पहला केस जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक साथ बढ़ रहे हैं और सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। तो पहले हम इनिशियल इक्विलिब्रियम सिचुएशन लेते हैं। यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये Q1 पॉइंट है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इनिशियल, ये P1 इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओके। अब क्या हो रहा है? डिमांड भी बढ़ा और सप्लाई भी बढ़ रही है, तो देखो डिमांड कर्व को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, और जितना डिमांड कर्व को शिफ्ट किया उतना ही सप्लाई कर्व को भी शिफ्ट कर दो, ओके। ये आगे की तरफ हुआ है और ये भी आगे की तरफ हुआ है, तो नया डिमांड कर्व जो होगा वो D1 होगा, नाम दे देते हैं, और नया सप्लाई कर्व जो होगा वो S1 हुआ है। अब देखो इस केस में क्या हुआ है? इस केस में डिमांड और सप्लाई, जो नई डिमांड और सप्लाई है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। इस पॉइंट पर देखो जो प्राइसेस होगा वो P1 ही होगा, और क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी? Q2 हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ी, यानी कि लेट सपोज करते हैं कि 10 यूनिट्स लोग एप्पल डिमांड कर रहे थे, ओके। अब 10 यूनिट से 15 यूनिट्स जो है एप्पल डिमांड कर रहे हैं लोग, ठीक है। अगर सप्लाई नहीं बढ़ती तो प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपटीशन होगा और प्राइसेस जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। पर यहाँ क्या हुआ? साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ जैसे डिमांड बढ़ी 5 यूनिट से, वैसे ही सप्लाई भी 5 यूनिट से बढ़ गई, तब तो किसी के बीच में कंपटीशन ही नहीं हुआ, ओके। तो प्राइस क्या हुई? अनचेंज रही। और प्राइस जब अनचेंज होगी तो प्राइस हमारा रिमेन जो है P1 ही रहेगा, पर क्वांटिटी जो है वो 10 यूनिट से 15 एप्पल हो गई, ओके। सो इस केस में क्या होता है? प्राइस जो है वो चेंज नहीं होता है और क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई, ओके। दूसरा केस देखते हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या है कि डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, पर डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रही है सप्लाई के कंपैरिजन में। तो इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डिमांड जो है वो पहले 10 थी, सप्लाई भी 10 थी, डिमांड और सप्लाई 10-10 थे, ओके। अब डिमांड 20 यूनिट्स हो गई पर सप्लाई 15 यूनिट्स ही रही। तो अब देखो डिमांड जो है वो 10 यूनिट से बढ़ा है पर सप्लाई सिर्फ 5 यूनिट से बढ़ा है, तो इसका मतलब डिमांड में जो इंक्रीज है वो ग्रेटर देन है सप्लाई में इंक्रीज से, ओके। तो इसको ग्राफ से देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पर कैसे पड़ेगा, ओके। सो ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये अब देखो डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो मैंने डिमांड को ज़्यादा शिफ्ट कर दिया, T1 है, और सप्लाई कम इंक्रीज हो रही है तो मैंने सप्लाई को कम शिफ्ट किया, ओके। देखो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर था, पर देखो इस पॉइंट पर फिर बाद में क्या हुआ कि ये इक्विलिब्रियम जो है वो E से E1 पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नया सप्लाई और नया डिमांड कर वापस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर प्राइसेस भी बढ़ा हुआ है और क्वांटिटी भी बढ़ी हुई है, ये Q2 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा, ओके। सो क्या हुआ कि प्राइसेस भी बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो मैंने भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बताया कि डिमांड 10 थी, सप्लाई भी 10 थी, अब ये 20 हो गई और ये 15 हो गई, तो प्राइसेस बढ़ा। अब देखो अभी भी कैसी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है मार्केट में, यानी कि दोनों बढ़े हैं पर डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, तो ये क्या है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, या फिर सप्लाई शॉर्टेज की, है ना, शॉर्टेज की सिचुएशन है। तो ऐसे केसेस में जब डिमांड ग्रेटर देन होती है सप्लाई से, तो बायर्स के बीच में कंपटीशन होता है और प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखो प्राइसेस बढ़ी हैं और क्वांटिटी 10 यूनिट से कितना हो गया है? एक्चुअल में 15 यूनिट्स ही हुआ है, ओके। ये 15 यूनिट्स ही क्यों हुआ? देखो अब देखो
डिमांड 20 यूनिट्स की जा रही है, सप्लाई 15 यूनिट्स की जा रही है, तो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन्स कितनी यूनिट्स की होगी, एक्सचेंज कितनी यूनिट्स की होगी? 15 यूनिट्स ही मार्केट में बिक सकती है, ट्रेड हो सकता है। जो 5 यूनिट एक्स्ट्रा डिमांड की जा रही है वो तो अवेलेबल ही नहीं है ना। ओके, ऐसी सिमिलरली जो है वो सी केस में भी होगा, तो देख लेते हैं। सो इस केस में क्या हुआ, प्राइसेस भी बढ़ी, क्वांटिटी भी बढ़ी। ओके, सो थर्ड केस देखते हैं। ओके, थर्ड केस, तो हमारा जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस। ओके, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है डिमांड के कंपैरिजन में ना, तो सप्लाई कर्व को ज़्यादा शिफ्ट कर देते हैं और डिमांड कर्व को कम शिफ्ट करते हैं। ओके, तो मैंने कम शिफ्ट किया है आगे की तरफ, ये D1 है और ये D है। ओके, तो अब देखो डिमांड, नया डिमांड कर्व और नया सप्लाई कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि P1 से कम प्राइस पर है और क्वांटिटी ज़्यादा है, तो Q2 ये हो जाएगा और ये P2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे जो रीज़न होता है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि इन बायर्स सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है और प्राइसेस चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो मैं हर बार डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। सो इस केस में क्या हुआ कि प्राइसेस जो हैं वो कम हो गए और क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ये तीनों केस हमने तब पढ़े जब डिमांड और सप्लाई एक साथ मूव करते हैं। ओके, एक साथ मूव कर रहे हैं, तो हमने पहला केस देखा था कि अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो। अब अगला केस देखते हैं कि अगर दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं तब क्या होगा, फिर से ये तीन केस बनेंगे। ओके, हो सकता है डिक्रीज हो रहा हो सेम प्रोपोर्शन में, डिक्रीज हो रहा हो, डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हो रही है सप्लाई के कंपैरिजन में, यहाँ डिमांड कम डिक्रीज हो रही है सप्लाई के कंपैरिजन में। ओके, सो पहले केस में देखो क्या होता है। ओके, सो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब देखो डिमांड और सप्लाई आपस में सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो देखो सप्लाई कर्व को हम डिक्रीज होने का मतलब है पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो डिमांड कर्व को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, उतना ही मैंने सप्लाई कर्व को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो देखो डिमांड यहाँ आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नया इक्विलिब्रियम यहीं पर होगा। क्वांटिटी जो है वो कम हो गई, Q1 से Q2 हो गई, प्राइस अभी भी सेम है। ओके, ऐसा इसलिए हुआ कि देखो ये डिमांड है और ये सप्लाई है। डिमांड लेट सपोज करते हैं 10 एप्पल्स की थी, अब ये सब ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो डिमांड जो है वो लेट सपोज करते हैं 7 यूनिट्स हो गई और साथ ही साथ सप्लाई भी 3 यूनिट से कम हो गई, 7 यूनिट्स हो गई। तब देखो किसी के बीच में भी कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है अभी भी। ओके, और सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर है तो प्राइसेस सेम रहेंगे। ओके, पर क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की कम हो गई है ना, 10 से 7 हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर इस केस में जब सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस होते हैं तब प्राइसेस से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। ओके, सिमिलरली अगर देखा जाए ओके, अगर देखा जाए बी केस में जहाँ पर डिमांड जो है वो ये सप्लाई है, डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम है, ये P1 है और ये Q1 है। अब डिमांड भी कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है, पर डिमांड ज़्यादा कम हो रही है। डिमांड ज़्यादा कम होने का मतलब है डिमांड कर्व को मैंने ज़्यादा शिफ्ट कर दिया पीछे की तरफ, और सप्लाई कर्व को भी शिफ्ट करते हैं पीछे की तरफ पर कम शिफ्ट करते हैं। ओके, तो देखो नया सप्लाई कर्व यहाँ हो रहा है, नया डिमांड कर्व यहाँ आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है हमारा कम हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इक्विलिब्रियम प्राइस भी जो है हमारा कम हो गया, P2 हो गया। ओके, सो इस केस में क्या हुआ कि हमारा प्राइस जो है वो कम हो गया और क्वांटिटी भी क्या हो गई, कम हो गया। ओके, ये ऐसा इसलिए हुआ कि लेट सपोज करते हैं 10 है और ये 10 इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, पर डिमांड कम हुई। लेट सपोज करते हैं डिमांड जो है वो 5 यूनिट्स कम हो गई, तो अब बची 5 यूनिट्स, और सप्लाई जो है वो सिर्फ 3 यूनिट से ही कम हुई। तब देखो इस सिचुएशन में भी क्या हुआ कि कम तो दोनों हुए, पर डिमांड ज़्यादा कम हो गई सप्लाई के कंपैरिजन में। तो ऐसे में केस में देखो अभी भी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है, प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए प्राइस भी कम हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। अब देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होगी वो कितनी होगी, 5 यूनिट्स ही होगी। ओके, क्योंकि ट्रेड जो मार्केट में ट्रेड कितने का होगा, मार्केट में ट्रेड सिर्फ 5 यूनिट्स का ही होगा। ओके, क्योंकि जो एक्सिस यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स जो हैं उसको तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। ओके, सो थर्ड केस को अगर हम देखें, ओके, थर्ड केस को अगर देखें, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये Q1 है। तो डिमांड भी कम हुई है, सप्लाई भी कम हुई है, पर सप्लाई ज़्यादा कम हुई है, तो सप्लाई को ज़्यादा शिफ्ट कर देते हैं। ओके, पीछे की तरफ सप्लाई को ज़्यादा शिफ्ट कर दिया, डिमांड को कम किया। ओके, तो यहाँ देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो रहा है, तो क्वांटिटी कम हो गई और प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए, कम हो गई। ये ऐसा केस है कि सप्लाई ज़्यादा कम हो गई, तो सप्लाई लेट सपोज करते हैं 5 यूनिट्स हो गई और ये 7 रही है ना, तो बायर्स के बीच में कंपटीशन होगा, प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाला केस है ये। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि अगर दोनों एक साथ डिक्रीज होते हैं तो 3 केसेस बनते हैं, और फिर ग्राफ की मदद से हमने देखा कि तीनों केसेस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे चेंज होता है। यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले यहाँ था, अब कितना हो गया, इवन हो गया है ना, और क्वांटिटी कम हो गई, प्राइसेस बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं कि अगर एक डिक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो पहला केस देखते हैं कि अगर डिमांड डिक्रीज हो रहा है और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ डिमांड घट रहा है और सप्लाई बढ़ रही है, और दोनों सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है, तब इसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कैसे पड़ेगा। तो देखो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ओके, ये प्राइस यहाँ आती है, क्वांटिटी है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, तो देखो डिमांड कम हुई है और सेम प्रोपोर्शन में कम हुई है, तो डिमांड को मैंने कम कर दिया सेम प्रोपोर्शन में, और ये पहली प्राइस थी हमारी, ये क्वांटिटी थी, और सप्लाई कर्व को भी मैंने सेम प्रोपोर्शन में कम कर दिया। ओके, सो देखो नया इक्विलिब्रियम यहाँ इस पॉइंट पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर D1 और S1 आपस में बराबर है, और प्राइस देखो ये ऊपर आ रहा है ना, तो ये P था अगर, तो ये P1 हो जाएगा और क्वांटिटी Q2 हो जाएगी। ओके, तो क्वांटिटी कम हुई है यहाँ पर, और प्राइसेस सॉरी 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 यहाँ प्राइसेस जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पर नया सप्लाई कर्व और नया डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नया सब डिमांड कर्व ये रहा, नई सप्लाई, यानी कि इसी पॉइंट पर, तो देखो यही प्राइस रहेगा, पर क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। Q2। ओके, तो Q से Q2 प्राइस चेंज हो जाएगा, पर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, पर प्राइस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही सिमिलर केस में होगा, आप बना के देख सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये दो स्पेशल केस हैं जहाँ पर अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, और सप्लाई कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो पहले देखते हैं कि अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है तो कैसे
डिमांड कर्व अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये डिमांड कर्व हुआ, और सप्लाई कर्व ऐसा होता है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये प्राइस हो गया। अब अगर सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होगा, E2 पर होगा, ओके, Q1। तो प्राइस अभी भी सेम है पर क्वांटिटी बढ़ गई। और अगर सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो देखो क्वांटिटी फिर से कम हो गई पर प्राइसेस अभी भी सेम है। सेम केस सप्लाई के साथ भी होता है, ओके। यही डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल भी हो सकता है। अब अगर डिमांड कर्व वर्टिकल होता है तो देखो डिमांड कर्व यही रहा और सप्लाई कर्व ये रही, तो इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर होगा। तो ऐसे केस में क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी पर प्राइसेस चेंज होंगे। तो अगर सप्लाई कर्व लेट सपोज करते हैं, सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो गया तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से E1 हो गया, प्राइसेस हमारे बढ़ गए, ओके, पर क्वांटिटी सेम है। और अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे और सप्लाई अभी भी क्या होगी, सेम होगी, यानी क्वांटिटी सेम होगी। ऐसे ही सप्लाई के केस में भी है कि अगर सप्लाई कर्व जो है हॉरिजॉन्टल है तो ये सप्लाई कर्व है और ये हमारा डिमांड कर्व होता है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, प्राइस है। यानी कि हॉरिजॉन्टल के केस में देखो प्राइसेस चेंज नहीं होते, क्वांटिटी चेंज होती है, और वर्टिकल के केस में क्वांटिटी चेंज नहीं होती, प्राइसेस चेंज होते हैं, ओके। सो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं तक थी, थैंक यू।